हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बुनियाद किन फैक्ट्स या किन फीचर्स के ऊपर है। पहला जो फैक्ट है वो ये है कि इनइक्वालिटी अमंग स्टेट्स। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक तमाम स्टेट्स इक्वल हैं। इसको कहा जाता है सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। लेकिन हकीकत में स्टेट्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे बिग स्टेट्स हैं और स्मॉल स्टेट्स हैं, रिच स्टेट्स हैं और पुअर स्टेट्स हैं, पावरफुल स्टेट्स हैं और वीक स्टेट्स हैं। और ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये रिलेटिव सेंस में है। मसलन एक स्टेट दूसरे के मुकाबले में हो सकता है बड़ी हो, लेकिन एक और स्टेट के मुकाबले में वो छोटी हो। जैसे पाकिस्तान सिंगापुर के मुकाबले में एक बड़ी स्टेट है, लेकिन रशिया के मुकाबले में एक स्मॉलर स्टेट है। तो लीगली ऑल स्टेट्स आर सोवरेन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। लेकिन इन प्रैक्टिस इनफैक्ट स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो हर स्टेट की सोवरेनिटी एक जितनी नहीं है, और ये डिपेंड करता है स्टेट की सोवरेनिटी कि वो बाकी स्टेट्स के ऊपर उनकी कितनी डिपेंडेंस है। लीगल सोवरेनिटी को डी ज्यूरे सोवरेनिटी भी कहते हैं, और जो फैक्चुअल या इन प्रैक्टिस सोवरेनिटी होती है उसको डिफेक्टो सोवरेनिटी भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि एक स्टेट दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो उसकी एक वजह तो है सिक्योरिटी। साउथ कोरिया, जापान और वेस्टर्न यूरोप ये अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है। इस तरह बहुत से कंट्री जैसे पाकिस्तान है, उनकी इकोनॉमी दूसरे कंट्री से इकोनॉमिक असिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। जियोग्राफिकली भी कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। मसलन अगर कोई कंट्री लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि उसकी सी तक, समुंदर तक एक्सेस नहीं है, तो वो अपने फॉरेन ट्रेड के लिए दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अफगानिस्तान अपने फॉरेन ट्रेड के लिए पाकिस्तान और ईरान पे डिपेंडेंट है। इसी तरह कुछ कंट्रीज हाई रिपेरियन होते हैं और कुछ कंट्री लो रिपेरियन होते हैं। हाई रिपेरियन वो कंट्री होते हैं जहाँ से रिवर दूसरे कंट्रीज में आते हैं, जिनको लो रिपेरियंस कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में एक लो राइपेरियन कंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंडस सिस्टम ऑफ रिवर्स है ये इंडिया से होके आता है, और इसकी वजह से ही दोनों कंट्रीज के दरमियान 1960 में इंडस वाटर्स बेसिन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। ट्रेड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टेट्स के एक दूसरे पर डिपेंडेंस क्रिएट करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, इंक्लूडिंग यूएसए एंड चाइना, जो हर चीज़ खुद बनाता हो। तो कंट्रीज बहुत सी चीज़ें अपने कंज्यूमर्स के लिए या अपने बिजनेसेस के लिए दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो ख़ास तौर पे वो कंट्रीज जो वाइटल सप्लाईज, जिसमें ऑयल, लाइफ सेविंग ड्रग्स और आजकल के दौर में चिप्स या सेमीकंडक्टर्स हैं, वो बनाते हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर जिनको ये वो एक्सपोर्ट करते हैं उन पर बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा जब कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं, जिन्हें ट्रीटी कहते हैं, तो उसमें भी वो कुछ ऑब्लिगेशंस हैं अंडरटेक करते हैं जो उनकी नेशनल पॉलिसी स्पेस को लिमिट कर देता है। इसकी एक बड़ी मिसाल यूरोपियन यूनियन है, जिसके 27 मेंबर्स हैं, और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स की कॉमन सिक्योरिटी, ट्रेड और मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, जो कि नेशनल गवर्नमेंट के लिए बहुत कम पॉलिसी स्पेस छोड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा जो फीचर है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। अब स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम दो कंसेप्ट समझें, हायरार्की और अनार्की। हायरार्की वो सिचुएशन है कि जब पार्ट्स या कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ सुपीरियरिटी या सबॉर्डिनेशन की रिलेशनशिप में स्टैंड करते हैं, जबकि अनार्की में ऐसी कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। इसके हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री हो, अब पाकिस्तान में अब देखें कि एग्जीक्यूटिव में एक हायरार्की है। सबसे ऊपर कैबिनेट है, उसके बाद मिनिस्ट्रीज आती हैं, फिर अटैच डिपार्टमेंट आती हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ आती हैं। इसी तरह तो एक हायरार्की बनी हुई है। इसी तरह अगर हम जुडिशरी की तरफ जाएं तो एपेक्स कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं और फिर लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक हायरार्की नज़र आएगी।
और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, दे हैव द राइट टू एग्जामिन दी एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और उन्हें वैलिड या इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह की कोई हायरार्की नहीं होती। यूनाइटेड नेशंस एक मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई विल नहीं है। जो उसके मेंबर्स, पर्टिकुलरली लीडिंग मेंबर्स, वीटो पावर मेंबर डिसाइड करते हैं, यूनाइटेड नेशन उसी तरफ चलती है। यही वजह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अनार्की। अब हम आपको बताएंगे स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्या होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी एक प्लेयर की वेलफेयर या उसके एक्शन का रिजल्ट्स ना सिर्फ उसके अपने एक्शन पे डिपेंड करती है, बल्कि जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जो उसके कंपेटिटर्स हैं, उनके एक्शंस पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंटरनेशनली दो नाम आते हैं, बोइंग और एयरबस। अब सपोज के बोइंग कोई पॉलिसी चेंज करता है, मसलन वो अपना प्राइस में चेंजेस करता है या नई प्रोडक्ट लेके आता, मोर फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट जो है वो बनाता है, तो अब बोइंग के एक्शन ना सिर्फ बोइंग की वेलफेयर को, बोइंग के फ्यूचर को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, बल्कि उसके कंपेटिटर एयरबस के ऊपर भी अफेक्ट करेंगे। अब बोइंग ने अगर कोई फ़र्ज़ किया मोर फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बनाया है, तो एयरबस भी जो है वो उसको compete करने के लिए वो भी नए जहाज़ बनाने की कोशिश करेगा। तो फिर एयरबस के जो एक्शंस होंगे वो इसी तरह बोइंग की वेलफेयर पे असरअंदाज होंगे। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी दो वजह है। एक तो यह, जैसे आपको बताया, कि स्टेट्स की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होती है, और दूसरी इंटरनेशनल रिलेशंस में अनार्की होती है, यानी कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो रूल्स को एनफोर्स कर सके। अब जैसे हम जानते हैं कि यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन तीन बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं, जो कि एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करते हैं, एक दूसरे में इन्वेस्ट भी करते हैं। अब यूएसए कोई भी एक्शन लेगा तो उसका इफेक्ट चाइना और यूरोपियन यूनियन पे पड़ सकता है। इसी तरह चाइना या यूरोपियन यूनियन को इफेक्ट लेंगे तो उसका इफेक्ट बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स पे पड़ सकता है। अब इस सिचुएशन में एग्रीड रूल्स तो हैं, लेकिन ये रूल जो है वो किसी भी वक्त वायलेट हो सकते हैं, क्योंकि कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आजकल के दिनों में ट्रम्प टैरिफ्स हैं। यूएसए ने जब टैरिफ्स लगाए थे तो उसने एक स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी थी, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो ट्रेड रूल्स हैं उसके खिलाफ थे, और ये अभी भी लोगों के बारे में, इस कंट्रीज इस बारे में अनप्रिडिक्टेबल है कि आगे जाके क्या होगा। यूएसए के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या यूएसए और चाइना के दरमियान जो फिलहाल एक एग्रीमेंट हुआ है क्या वो लास्ट करेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आईआर का, वो है पावर पॉलिटिक्स। देखिए, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे अनार्की है, हाई स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी स्टेट की सिक्योरिटी की गारंटी कहीं से आ सकती है तो वो स्टेट खुद दे सकती है। यही वजह है कि तमाम स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये पावर इकोनॉमिक पावर भी हो सकती है और मिलिट्री पावर भी हो सकती है। यही वजह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर इज ए रिलेंटलेस स्ट्रगल फॉर पावर। इसको कहते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म, राइल पॉलिटिक या पावर पॉलिटिक्स। स्टेट्स के एलिमेंट ऑफ पावर बहुत होते हैं, उनमें से कुछ आप देख सकते हैं: मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, जियोग्राफी, टेक्नोलॉजी और इंटरनल स्टेबिलिटी। फोर्थ फीचर इज द रिलेटिविटी ऑफ पावर। अब सपोज करें कि आप अनार्की की सिचुएशन में रह रहे हैं, यानी कि कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो रूल्स को इन्फोर्स कर सके। आपके मुखालिफ जो है वह एक अनआर्म्ड मैन है। अब अगर आपके पास पिस्टल है तो आप अपने आप को सेफ समझेंगे, क्योंकि पिस्टल एक अनआर्म्ड मैन के खिलाफ इफेक्टिव होगी। लेकिन सपोज करें इस आदमी के पास AK-47 आ जाती है, तो अब आपकी पिस्टल जो है वो इफेक्टिव नहीं रही। जो चीज़ पहले आपका सोर्स ऑफ पावर थी, अब वो सोर्स ऑफ पावर नहीं रही। इसका मतलब ये होता है कि पावर जो है वो बेसिकली एक रिलेटिव सेंस है में इस्तेमाल होती है।
और आपने ये देखना है कि क्या आप अपने एडवर्सरी के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल हैं या नहीं हैं। यही वजह है कि स्टेट्स ना सिर्फ ये देखती हैं कि अगर वो कोई एक्शन लेते हैं उनसे अपनी सिक्योरिटी बढ़ती है, बल्कि वो ये भी देखती हैं कि क्या उनका जो एडवर्सरी है, उनका मुखालिफ है, उसको उसका कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है मिनिमम डिटेरेंस कैपेबिलिटी, यानी कि स्टेट्स के पास कम से कम इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कोई दूसरा उस पर अटैक ना कर सके, और अगर कोई दूसरी स्टेट उस पर अटैक करे तो वो स्टेट उसको उसका जवाब उसको दे सके। जैसे कि आप मालूम होगा कि रिसेंट इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्लैशेस हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक मिनिमम डिटेरेंस था, न्यूक्लियर डिटेरेंस भी था और कन्वेंशनल डिटेरेंस भी था। इस वजह से इंडिया अपने जो पर्पसेस थे वो अचीव नहीं कर सका। कोल्ड वार एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टेट के दरमियान रिलेटिव पावर्स की, क्योंकि जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों सुपर पावर्स की तो एक दूसरे की पावर को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते थे। मौजूदा दौर में यूएसए और चाइना के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है वो भी एक रिलेटिविटी ऑफ पावर को एक्सप्रेस करती है। फिफ्थ जो फीचर है वो है सिक्योरिटी डायलेमा। दोबारा एक एग्जांपल है, सपोज करें कि आप एक कमरे में बंद हैं और आपके साथ जो शख्स दूसरा है वो आपका एडवर्सरी है, आपका मुखालिफ है, और आप दोनों के हाथ में एक एक पिस्टल है। अब आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि आप दोनों अपने अपने पिस्टल्स को विंडो के बाहर फेंक दें ताकि दोनों सिक्योर फील करें, लेकिन हकीकत में आप में से दोनों में से कोई भी पहल नहीं करेगा, बल्कि वो एक्सपेक्ट करेगा कि दूसरा जो है वो इसको पहले फेंके। इसी वजह से क्योंकि म्यूचुअल सस्पिशंस होते हैं तो कंट्रीज आर्म्स रेस में एंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान एक नया एयरक्राफ्ट बाई करता है अपनी मिलिट्री अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो इंडिया समझेगा कि ये उसकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो वो भी एक इस तरह के एयरक्राफ्ट या उससे ज़्यादा इफेक्टिव एयरक्राफ्ट जो है प्रोक्योर करने की कोशिश करेगा। उसके जवाब में पाकिस्तान ये समझेगा कि उसका जो इनिशियल सस्पिशन था कि इंडिया जो है इज़ आउट टू अटैक पाकिस्तान, तो वो उनका हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म हो जाता है। पाकिस्तान मज़ीद जो है वो आर्म्स बाई करेगा और फिर उसके रिएक्शन में इंडिया जो है वो भी आर्म्स बाई करेगा और ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। तो सिक्योरिटी डायलेमा इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि द मोर पावरफुल ए स्टेट बिकम्स द मोर एप्रीहेंसिव इट बिकम्स ऑफ इट्स सिक्योरिटी। उसकी वजह यह है जब एक स्टेट ज़्यादा पावरफुल बनती है तो दूसरी स्टेट के जो उसके मुखालिफ स्टेट्स होते हैं उनके सस्पिशंस उन्हें अरोज करती है, तो वो भी अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज़ करते हैं। जब उनकी सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है तो जो पहले वाली स्टेट है वो ये समझती है कि उसकी सिक्योरिटी को डेंजर है, तो वो अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। और जो सिक्स फीचर है वो है बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। इंटरनेशनल अरेंजमेंट फॉर स्टेट सिक्योरिटी जो है उनको दो तरह की हो सकती हैं, या तो बैलेंस ऑफ पावर होगी या कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टेट को या ब्लॉक को इतना पावरफुल ना बनने दें कि वो दूसरी स्टेट या ब्लॉक के लिए खतरा बन जाए। इसी वजह से स्टेट्स अलाइंसेस बनाती हैं और उसके जवाब में दूसरी स्टेट्स काउंटर अलाइंसेस बनाती हैं। जैसे कोल्ड वॉर के दरमियान जब यूएसए और उसके एलाइज ने नेटो बनाई थी, तो यूएसएसआर उसके एलाइज ने वार्सा पैक्ट बनाया था। तो इसमें बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर का जो बेसिक प्रीमाइस है वो ये है कि ताकत का जवाब सिर्फ ताकत ही हो सकता है, और स्टेट्स के इंटरेस्ट जो हैं वो उसके प्रिंसिपल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी इससे ऑपोजिट कंसेप्ट है। इसमें स्टेट एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते बल्कि एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए ज्वाइंट एफर्ट करते हैं, जिसका इंग्लिश में कहते हैं वन फॉर ऑल फॉर वन, यानी कि एक स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसका उससे लिंक तमाम स्टेट की सिक्योरिटी, अगर एक स्टेट की सिक्योरिटी इन डेंजर होती है तो तमाम स्टेट की सिक्योरिटी इन डेंजर होती है। तो स्टेट्स को कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हकीकत में कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रैक्टिस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिस में स्टेट्स अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत देती हैं और कलेक्टिव इंटरेस्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती, और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस का रोल कलेक्टिव सिक्योरिटी में कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर योर टाइम।